16 दिसंबर 2012 भारत की राजधानी दिल्ली में एक आम सी सर्द रात, चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। ठंडी हवाएं चल रही थी, लोग जल्दी जल्दी अपने घर लौट रहे थे। इसी भीड़ में एक 23 साल की लड़की भी थी, एक आम गरीब परिवार में रहने वाली, लेकिन अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए दिल्ली आई थी। वो लड़की फिजियोथेरेपी की छात्र थी, जो आगे जाकर डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी। उस दिन वो अपने दोस्त के साथ साकेत के मॉल में फिल्म देखने गई थी, लाइफ ऑफ पाई। दोनों ने मूवी देखी, कुछ खाया पिया और रातों करीब 8:30 बजे फिल्म खत्म होने के बाद दोनों मुनीरका के पास पहुंचे। रात हो चुकी थी और सड़कें सुनसान थी। उन्हें कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। कोई ऑटो वाले ने मना कर दिया, कोई कहता मैडम बहुत दूर है और कोई कहता रास्ता नहीं पड़ता। वो दोनों ठिठुरते हुए सड़क किनारे खड़े थे, थोड़े परेशान लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। तभी एक सफेद रंग की बस आती है। बस में स्कूल का नाम लिखा है और कुछ लोग अंदर बैठे नजर आते हैं। ड्राइवर ने उन्हें रोका और बताया कि ये बस द्वारका की तरफ जा रही है। लड़की और उसका दोस्त बिना ज्यादा शक के उस बस में चढ़ गए। उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बनने वाला है। बस के अंदर पहले से 6 लोग मौजूद थे। राम सिंह बस ड्राइवर, मुकेश सिंह उसका भाई, विनय शर्मा जिम ट्रेनर, पवन गुप्ता फ्रूट वेंडर, अक्षय ठाकुर हेल्पर और एक छोटा लड़का जुबेलाइन जो अंडर 18 था। शुरुआत में सब नॉर्मल सा लग रहा था, बस चल पड़ी। दोनों को लगा कि अब थोड़ी देर में अपने घर पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर बाद अंदर बैठे लड़कों ने लड़की से अश्लील बातें करना शुरू कर दी। उसके दोस्त ने उन्हें रोका और गुस्से में बोला प्लीज तमीज से बात करो, ये मेरी दोस्त है। बस यहीं से हालात और बिगड़ गए। एक आरोपी उठकर लड़के से भिड़ गया, फिर एक एक करके सब उस पर टूट पड़े। उसे पीटने लगे, घूंसे मारे, लाते मारी और लोहे की रोड से हमला किया। लड़के ने अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसका मोबाइल छीन लिया और उसे तोड़ दिया। लड़की डर के मारे चीख पड़ी, वो रोते हो गिड़गिड़ाने लगी प्लीज उन्हें मत मारो, हमें छोड़ दो, हमें घर जाना है। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उन्होंने उस लड़की को जबरदस्ती बस के पीछे खींच लिया। लड़का बेहोशी की हालत में पड़ा रहा, हाथ पैर चलाने की कोशिश करता रहा लेकिन कुछ नहीं कर सका। लड़की कांप रही थी, डरी हुई थी, वो बार बार कह रही थी भैया हमें जाने दो प्लीज। फिर उसने लड़की का दुपट्टा खींच लिया, दूसरे ने जबरदस्ती उसकी जैकेट को उतारी। लड़की ने अपने कपड़े पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो 6 थे और वो लड़की बेचारी अकेली। एक लड़के ने उसकी सलवार को खींचा, दूसरे ने उसकी कमीज को पीछे से फाड़ दिया। लड़की चिल्ला रही थी, खुद को बचाने की हर कोशिश कर रही थी लेकिन हर बार वो हार रही थी। उन्होंने उसके शरीर को कस के पकड़ लिया और उसके पूरे कपड़े फाड़ डाले, वो नंगी कर दी गई थी। उसकी चीखें बस के अंदर गूंज रही थी। लड़की बार बार हाथ जोड़ती रही प्लीज मत करो, मुझे मत छुओ, मुझे घर जाना है। लेकिन उनमें से एक लड़के ने जबरदस्ती उसके हाथ पकड़ लिए, दूसरे ने उसके पैरों को कसकर थाम लिया और तीसरे ने उसके साथ बलात्कार किया। जब एक का काम पूरा हुआ तो दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया और फिर चौथे ने। हर एक ने उस बेबस लड़की के शरीर को अपनी हवस का शिकार बनाया। लेकिन ये सब यहीं नहीं रुका। जब वो लड़की दर्द से बेहोश होने लगी तब एक आरोपी ने लोहे की रोड उठाई और उस रोड को लड़की के प्राइवेट में जबरदस्ती घुसा दिया। वो चीख इतनी तेज थी कि अगर कोई सुनता तो रुक जाता। रोड को अंदर डालकर उसने उस रोड को घुमा दिया। उसके अंदरूनी अंग फट चुके थे, आते बाहर निकलने लगी थी। खून बस की सीटों पर और फर्श पर फैल गया। लड़की होश में थी, वो देख रही थी उसका शरीर टूट चुका है। वो बस कह पा रही थी मम्मी मुझे बचा लो, लेकिन वहाँ कोई माँ नहीं थी, बस दरिंदे थे जो उसे इंसान नहीं समझ रहे थे। जब दरिंदों को लगा कि अब लड़की मर चुकी है, उन्हें लड़की को घसीटकर दरवाजे तक लाया। लड़के को भी उसके बाल पकड़ के उठाया और दोनों को चलती बस से बाहर फेंक दिया गया। वो दोनों नंगे थे, खून से लथपथ थे, सड़क पर फेंके गए थे जैसे कोई कचरा हो। एक राहगीर जो रात को अपना काम से घर लौट रहा था, उसने सड़क किनारे कुछ हलचल महसूस हुई तो वो पास गया तो हैरान रह गया। एक लड़का सड़क पर पड़ा था, खून से सना हुआ, और पास में एक लड़की पूरी तरह से निवस्त्र लहूलुहान बेसुध पड़ी थी। लड़की के शरीर से उसकी आंतें बाहर निकल चुकी थी। राहगीर तुरंत घबरा गया लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और 100 नंबर वो पुलिस को कॉल किया। जब पीएसआर वैन मौके पर पहुंची तो जवानों ने सबसे पहले देखा कि दोनों गंभीर रूप से घायल और नंगे हैं। पुलिस ने फौरन एम्बुलेंस बुलाई, पर क्योंकि लड़की की हालत बेहद नाजुक थी इसलिए बिना इंतजार किए पीएसआर वैन ने ही उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। सफदरजंग हॉस्पिटल के इमरजेंसी बोर्ड में जैसे ही डॉक्टर ने लड़की की हालत देखी, एक पल को सब ठहर सा गया। प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से फटा हुआ था, आते बाहर लटक रही थी, पूरे शरीर पर चोटों के गहरे निशान थे। सिर, छाती, पीठ, जांघों, पैरों तक डॉक्टरों को समझ
समझ नहीं आ रहा था कि कहां से इलाज शुरू करें। डॉक्टर ने बिना देरी के ऑपरेशन थिएटर में लड़की को ले जाया गया। करीब 5 घंटे सर्जरी चली, आंतों को अंदर डाला गया, ब्लीडिंग रोकी गई, लेकिन शरीर अंदर से लगभग टूट चुका था। अगली सुबह पत्रकारों को इस मामले की भनक लगी। हर टीवी चैनल, अखबार और सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही नाम था और वो था निर्भया। सरकार शुरू में शांत रही, पुलिस ने भी धीरे धीरे बयान जारी किए, लेकिन जनता अब जाग चुकी थी। और फिर सड़कों पर उठी क्रांति की लहर। इंडिया गेट, जनपद, राजपथ, राजीव चौक, मुखर्जी नगर, हर जगह लोग जुटने लगे। छात्रों के ग्रुप, महिलाओं के संगठन, आम लोग, माए बहनें, लड़के बुजुर्ग, हर कोई सड़कों पर आ गया। हाथों पर मोमबत्तियां, लोग वह इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। पुलिस ने कई बार भीड़ को रोका, वाटर कैनन चलाए, लाठीचार्ज किया, लेकिन लोग पीछे नहीं हटे। एक लड़की के लिए पूरा देश लड़ रहा था। कुछ घंटों के बाद निर्भया का दोस्त धीरे धीरे होश में आने लगा। वो भी घायल था लेकिन होश में था, और दर्द में कांपते उसने पुलिस को पूरा बयान दिया। उसने बताया बस पर योगिता ट्रेवल्स लिखा था। निर्भया के दोस्त के बयान और बस के नंबर के आधार पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। बस नंबर था DL1PC0149। ये बस राम सिंह नामक एक व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड थी, जो पहले स्कूल बस चलाया करता था, लेकिन अब वो इसे कार कानूनी तरीके चलाता और उसमें नशे में दोस्तों को बिठाकर घूमता था। पुलिस ने जब राम सिंह का नाम और एड्रेस निकाला तो वो दक्षिण दिल्ली के RK पूनम इलाके से भाग चुका था, लेकिन उसका मोबाइल नंबर को ट्रैक किया गया और लोकेशन मिली दिल्ली के नफजगढ़ इलाके में। 18 दिसंबर की रात पुलिस की एक टीम नफजगढ़ पहुंची और उसे छुपते हुए एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने राम सिंह को अलग कमरे में बिठाया। 3rd डिग्री इंटरोगेशन शुरू हुआ। कई घंटों तक वो चुप रहा, लेकिन जब पुलिस ने बस के अंदर मिले खून के निशान, सीटों पर फटे कपड़े और दूसरे सबूत दिखाए तो उसका हौसला टूट गया। वो जोर जोर से रोने लगा और बोला, हाँ मैंने ये सब किया है, और मेरे साथ जो मेरे दोस्तों ने उस लड़की के साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। राम सिंह के बताए ठिकाने पर मुकेश सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापा मारकर रविशंकर नगर, दिल्ली से उसे पकड़ लेती है। जब पुलिस पहुंची तो वो भागने की फिराक में था। विनय शर्मा दिल्ली के करोल बाग में छिपा हुआ था। पुलिस को पता चला कि वो अपनी जिम में गया था, उसे वहीं से पकड़ लेती है। पवन गुप्ता उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में अपने गाँव भाग गया था। पुलिस ने परिवार को ट्रेक कर उसे गाँव से उठाया। अक्षय ठाकुर, वह भी बिहार के औरंगाबाद जिले से भाग गया था। दिल्ली पुलिस की टीम बिहार गई, गाँव में दबिश दी और वहां से गिरफ्तार किया। नाबालिग सबसे आखिरी में पकड़ा गया। वो अपने गाँव बदायूं चला गया था। उसे पकड़कर बाल सुधार गृह में रखा गया। कम उम्र होने के कारण उसका नाम छिपाया गया। जब पुलिस ने उस बस को जब्त किया तो उसमें लड़की के खून के धब्बे, फटे हुए कपड़े, चप्पल, लोहे की रोड, बालों के गुच्छे जैसे कई सबूत मिले। बस को CF से ले भेजा गया और DNA टेस्ट में पुष्टि हो गई कि यही वो बस थी और इन्हीं लोगों ने ये घिनौना कांड किया। उधर निर्भया की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसका इलाज जारी था, लेकिन उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। आंतें लगभग पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसे सांस लेने के लिए वेंटिलेटर पर रखा गया। लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा था। एक वक्त ऐसा आया जब उसे ICU से बाहर लाना संभव हो गया था। हर न्यूज चैनल पर एक ही नाम था, निर्भया। हर दिल में एक ही सवाल था, क्या वो बच पाएगी? डॉक्टर ने जब कहा कि भारत में इसका इलाज असंभव है, तब दिल्ली सरकार ने फौरन फैसला लिया कि निर्भया को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में भेजा जाएगा। 27 दिसंबर के बाद उसे एम्बुलेंस से सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन उसका शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। सिंगापुर पहुंचकर उसे तुरंत ICU में भर्ती किया गया। कई मेडिकल एक्सपर्ट की टीम ने इलाज शुरू किया। 2 बड़ी सर्जरी हुई, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। आखिरकार 29 दिसंबर 2012 सुबह डॉक्टर ने बताया कि निर्भया अब इस दुनिया में नहीं रही। पूरा देश रो पड़ा। लाखों लोगों ने उस नम आंखों से विदाई दी। हर शहर, हर गली, हर चौराहे पर मोमबत्ती जली और इंसाफ की मांग तेज हो गई। वो एक आम लड़की थी, लेकिन जाते जाते एक प्रतीक बन गई। निर्भया की, इंसाफ की, क्रांति की। निर्भया की मौत के बाद सरकार पर भारी दबाव था। पुलिस ने ताबड़तोड़ तरीके चार्जशीट तैयार की। 3 जनवरी 2023 पुलिस ने 1000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इनमें सभी 6 आरोपी पर नीचे दिए गए आरोप लगे। गैंगरेप, हत्या, अपहरण, सबूत मिटाना, साजिश रचना, जान से मारने की कोशिश करना। निर्भया का दोस्त का बयान वो पूरे मामले का टर्निंग पॉइंट था। वो बताता है कि हम बस में बैठे थे, उन्हें हमें धोखे से अंदर बिठाया, फिर दरवाजा बंद कर दिया और हम दोनों को बुरी तरह मारने लगे। उन्होंने लोहे की रोड से मुझे पीटा, फिर मेरे दोस्त को घसीट कर पीछे ले गए। उसकी गवाही ने पूरे केस को और मजबूत बना दिया। जनता का गुस्सा, मीडिया का दबाव इतना ज्यादा था कि सरकार ने इस केस के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाया। प्रोसिक्यूशन ने सबूतों, मेडिकल रिपोर्ट, CSFL रिपोर्ट और चंद्री गवाह के बयान पर जोर दिया। हर आरोपी के DNA बस में मिले नमूनों से मैच कर रहे थे। बस ड्राइवर राम सिंह ने तो पहले ही कबूलनामे में सब बताया था। निर्भया के इंटरव्यू रिकॉर्ड को भी
सबूत के तौर पर रखा गया, जो उसने आईसीयू में डॉक्टरों को दिया था। लेकिन एक आरोपी कोर्ट आने से पहले ही मर गया। राम सिंह मुख्य आरोपी 11 मार्च 2023 को तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली, या शायद उसे मार दिया गया। इस बात की कोई पुष्टि तो नहीं हुई, इसलिए अब इस केस के 5 आरोपियों पर मुकदमा चला। इस केस में एक आरोपी नाबालिग था, मात्र 17 साल 6 महीने का। भले उसने सबसे ज्यादा हैवानियत दिखाई, लेकिन भारत के कानून के तहत उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ही सजा दी जा सकती थी। उसे सिर्फ 3 साल सुधार गृह में भेजा गया, जिस पर देश में भारी नाराजगी हुई। 7 महीने की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इन चारों आरोपियों को फांसी की सजा दी जाती है। उन्होंने एक मासूम के साथ अमानवीय राक्षसी कृत्य की। ये समाज में भय फैलाने वाले अपराध है। 4 दोषी थे: मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर। चारों दोषियों ने पहले हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन हर अदालत ने कहा ये सिर्फ रेप नहीं था, ये इंसानियत के खिलाफ किया गया सबसे बर्बर हमला था। चारों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास दया याचिका भी भेजी, पर एक एक करके सब खारिज कर दी गई। इस बीच पूरे देश में प्रदर्शन जारी थे। लोगों की एक ही मांग थी, इन्हें जल्द से जल्द फांसी दो। करीब 7 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 20 मार्च 2020 की सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में चारों दोषियों को फांसी दे दी गई। उस दिन सिर्फ एक माँ की बेटी को इंसाफ नहीं मिला, बल्कि हर उस लड़की के लिए आवाज बुलंद हो गई जो समाज में डर के साए में जी रही थी। निर्भया तो चली गई, लेकिन उसकी चुप चीखें आज भी इंसाफ मांगने वालों की आवाज बन चुकी हैं। निर्भया चली गई, लेकिन वो सिर्फ एक शिकार नहीं थी, वो एक बदलाव की शुरुआत थी। सरकार ने तत्काल जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी का गठन किया, जिसने सिर्फ 29 दिनों में 600 पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर दी। इस रिपोर्ट ने कई ऐतिहासिक सुझाव दिए। कुछ अहम बदलाव जो लागू हुए: क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2023 पास किया गया। आईपीसी में सेक्शन 376 ए से 370 ई तक नए कानून जोड़े गए। अब रेप केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट अनिवार्य हुए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिसने सबसे ज्यादा हैवानियत की, उसे सिर्फ 3 साल सुधार गृह में रखा गया। 2015 में वो रिहा हो गया। आज वो एक एनजीओ के माध्यम से नई जिंदगी जी रहा है। सवाल आज भी जिंदा है कि कानून में सिर्फ उम्र देखी जानी चाहिए थी, या अपराध की क्रूरता भी। निर्भया तो चली गई, लेकिन उसकी लड़ाई आज भी जिंदा है, हर उस लड़की में जो न्याय की उम्मीद लेकर कोर्ट जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर ट्रू क्राइम स्टोरीज। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।